हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीकांत और हमारे लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एनटीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, एनटीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एनटीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और एनटीएससी एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो पहले आप वो वीडियो देख लेना। उससे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि एनटीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी एग्ज़ाम। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं एनटीएससी का तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको सब समझ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज 1 की प्रिपरेशन की। एक्चुअली स्टेज 1 और स्टेज 2 की प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस सेम ही होगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि क्या डिफरेंस आएगा और वहाँ पे आपको क्या चेंज करना है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। ओके, तो ये आपके सामने सिलेबस है। ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है। स्टेज 1 है आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। तो स्टेट लेवल एग्ज़ाम का पेपर 1 मैट और पेपर 2 सेट। ओके, मैट के सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है कि आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्या होता है, तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट पे, ब्लड रिलेशन पे, डाइस पे, मिरर इमेजेस पे, सिंप्लीफिकेशन पे, मिसिंग नंबर पे, एक्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में मिलेंगे, ठीक है। कभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन से बुक प्रिपेयर करनी चाहिए या फिर प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए। तो पहली बात तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आता है कि उस एग्ज़ाम का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, ठीक है। जब तक आप सिलेबस को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप कभी भी एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इससे ज़्यादा आपको सिलेबस कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत एकदम वाइड एरिया है, तो इसमें क्या पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो कोई बता नहीं सकता कि इसमें क्या पूछेंगे। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि बाकी एग्जाम में भी आपको काम आएगा, तो वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जबकि ये स्टेट लेवल एग्जाम है तो जिस स्टेट से आप एग्जाम देने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से एग्जाम देने वाले हो तो महाराष्ट्र के स्टेज 1 की जो स्टेट लेवल एग्जाम थी उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको निकालने पड़ेंगे। तो कब से निकालने पड़ेंगे, तो 2015 से, ठीक है। 2015 से, उससे भी पुराने आपको मिल जाते तो ठीक है, लेकिन 2015 से 2020 तक अगर 4-5 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे तो पहले वो क्वेश्चन पेपर आप देख लेना। उससे आपको एक आइडिया आएगी कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एप्टी ये तो स्कूल लेवल में भी पूछा जा सकता है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक वाइड सिलेबस है, तो आपको एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करोगे, ठीक है। तो पहली स्टेप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करने हैं जिस भी स्टेट से आप एग्जाम को देने वाले हो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद क्या करना है, तो आपको कुछ बुक्स लगेंगे इसका प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो बुक्स कौन से आप रेफ़र कर सकते हैं। रीजनिंग एंड एप्टी के लिए जब भी आप इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं पर भी जब सर्च करोगे कि कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने चाहिए, हालांकि मैं इस वीडियो में किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बुक मैं बताने जा रहा हूँ ये एक अच्छे बुक है, फेमस बुक है और प्रॉपर आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। जब भी आप देखोगे रीजनिंग एंड एप्टी के लिए तो आपको एक नाम मिलेगा वहाँ पे, वो होगा RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल के 2 बुक्स आपको मिलेंगे, एक रीजनिंग का होगा और एक एप्टी का होगा, ठीक है। लेकिन जबकि ये बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस बुक से आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी ये सिलेबस मेंशन है आप या इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन
एनटीएससी के लिए मैं इस बुक को रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि ये बुक काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है और बहुत बड़े बड़े बुक है। तो इस बुक से कुछ टॉपिक आपको पिक करना पड़ेगा, और कौन से टॉपिक आपको पिक करने हैं ये आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक आपको पूछे गए थे वही टॉपिक आपको इन बुक्स में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कूल लेवल में एक डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। उसमें से भी आपको प्रॉब्लम की लेवल कौन सी रेफ़र करनी है, कौन सी प्रॉब्लम की आपको तैयारी करनी है, वो भी एक डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो इसलिए आर.एस. अग्रवाल को आप अवॉइड ही कर देना। ठीक है, दूसरा आएगा कि कुछ बुक्स आपको होते हैं जो ऑल इन वन बुक्स होते हैं। ठीक है, कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो एनटीएससी के लिए ऑल इन वन बुक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें वो सेट का और मैट का दोनों सिलेबस कवर कर देते हैं। ठीक है, तो वो बुक होते हैं। तो इसमें एक बुक आपको मिलेगा अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, और एक बुक मिलेगा मैग्रो हिल पब्लिकेशन का। ठीक है, ये दोनों बुक मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग एंड एप्टी के लिए इस बुक से आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैथ की बात हो गई। अब आएगी सेट की। सेट में आपके सिलेबस में दिया गया है साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ, जिसका वेटेज है 40 एंड 20 मार्क्स के लिए। सेट के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे स्टेट बोर्ड्स के बुक्स। अब जबकि ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट इसे कंडक्ट कराने वाला है, तो इस एग्ज़ाम में सेट में जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम से, स्टेट बोर्ड के बुक से। ठीक है, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में बाल भारती की बुक आएंगे, तो बाल भारती के जो बुक्स होते हैं वो स्टेट बोर्ड की बुक होते हैं, उस बुक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, देन स्टेट बोर्ड के कौन से बुक्स आपको रेफ़र करना है, तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए, साइंस, सोशल साइंस और मैथ के लिए, अगर आप 8th, 9th एंड 10th इन 3 ईयर्स के बुक्स पढ़ते हो तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो जाएगी आपकी, एक परफेक्ट स्टडी हो जाएगा आपका 8th, 9th, 10th के बुक अगर पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि तीनों क्लास के इतने सारे बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है या फिर टाइम कम मिल रहा है, तो इसमें से आप 8 को हटा सकते हो। ठीक है, अगर टाइम मिले तो 8 को पढ़ लेना, अगर नहीं मिले तो 9, 10th को आपको पढ़ना है। 10th के आगे का आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 11th और 12th बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11th और 12th बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 11th, 12th के बुक से कुछ भी नहीं आने वाला, आपको सिर्फ 8th, 9th और 10th, अगर आप 8 को नहीं पढ़ना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हो और 9th और 10th की बुक को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये कौन से स्टेट बोर्ड के। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या था, साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस। ठीक है, साइंस के लिए कितने थे, 40, सोशल साइंस के लिए 40 और मैथ के लिए 20, तो ये टोटल हो गए 100। ओके, अब जब स्टेज 2 के लिए आप पढ़ाई करने जाओगे, ठीक है, स्टेज 1 में तो आपने कर लिया स्टेट बोर्ड्स के बुक्स, स्टेज 2 में जब आप करोगे तब आपको करना है एनसीईआरटीज। ठीक है, स्टेज 2 में आपको एनसीईआरटी के बुक रेफर करने हैं, क्योंकि स्टेज 2 जो होगा वो नेशनल लेवल एग्जाम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेम सब्जेक्ट के लिए सेम क्लास की, अगर आप 8, 9, 10th करना चाहते हो तो 8, 9, 10th करो, 9, 10th करना चाहते हो तो 9, 10th करो, लेकिन साइंस, मैथ और साइंस, मैथ और सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटीज की बुक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, बुक्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। अगर शॉर्ट में करो तो हम आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो उसे, लेकिन नहीं ज़रूरत है उसकी। ऑल इन वन में जो जो मैग्रो हिल का बुक है या फिर अरिहंत का बुक है, उन दोनों में से किसी भी एक बुक को आप पढ़ सकते हो। और बाकी स्टेज 1 के लिए स्टेट बोर्ड की बुक्स और स्टेज 2 के लिए एनसीईआरटीज की बुक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, 8, 9, 10th करो या फिर 9, 10th करो, 10th के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, अब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है, 2015 से लेकर 2020 तक इतने भी क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे प्रीवियस ईयर के, ये करने ही है, ठीक है, करने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर नहीं करोगे तो आपके पास होने के चांसेस लगभग 90% कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने पढ़ाई की थी, इसकी बहुत सारी पढ़ाई की थी, सब पढ़ लिया था, लेकिन उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा ही नहीं, तो उसे डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता चली। तो जितनी भी डिफ़िकल्टी लेवल आपकी एग्ज़ाम में आने वाली है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो उसने कर लिए, लेकिन एग्ज़ाम में जो आने वाले थे, जो इस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले थे वो उसने नहीं किए थे, ठीक है, तो उसे दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेबस भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिलेबस को कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। मैंने अभी जो सिलेबस बताया बस उतना ही सिलेबस आपको कहीं पर भी मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद आएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ऑनलाइन आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करनी चाहिए। कुछ ऑफलाइन बुक्स भी आपको मिल जाएंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए। ये सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है, और आपकी मतलब ऑलरेडी कितना आता है और क्या आपको करने की ज़रूरत है, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन जब आप प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है, जब आपने बुक्स पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको इसका रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 10 बुक पढ़ लो, ठीक है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक अच्छे बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है। 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 10 बुक पढ़ लोगे तो आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा एक ही बुक उठा लो और उसे ही 10 बार पढ़ लो, ठीक है। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट की एंड से हर बार पूछा जाता है कि सर इसके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत होती है क्या, ठीक है, कोई कोचिंग क्लास वगैरह आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसके लिए लेना चाहिए या फिर लगाना चाहिए क्या। तो इसका आंसर है कि दुनिया में ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं बनी जिसे बिना कोचिंग के क्लियर ना किया जा सके, ठीक है। बच्चे तो JEE की या फिर नीट की एग्ज़ाम या फिर तो ISC की एग्ज़ाम भी बिना कोचिंग के भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोचिंग आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना कोचिंग के भी आप अब तो ऐसा है कि ऑनलाइन कंटेंट भी आपको इतने मिल जाएंगे कि आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल में कोई टीचर होगा जो आपकी हेल्प करेगा, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन किसी का गाइडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। कोचिंग नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि तो कोचिंग तो नहीं, लेकिन किसी का गाइडेंस आपको लेना चाहिए। अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो इसका भी एक इंसिडेंट, मतलब एक मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था कि गाइडेंस ना लेते हुए पढ़ाई करने का उसे क्या लॉस हुआ था। तो उसने ऐसे ही किया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप जो सिलेबस है, तो साइंस के 40 मार्क्स है, मैथ के 20 मार्क्स है और सोशल साइंस की 40 मार्क्स है। उसे किसने बताया ही नहीं कि ये वेटेज है, ठीक है। उसने सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जबकि वो काफ़ी प्रोडिजियस बच्चा था, ठीक है, काफ़ी होशियार बच्चा था, लेकिन उसने क्या किया, मैथ का प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया उसने मैथ की पढ़ाई के लिए, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में उसे ये पता चला कि मैथ का तो वेटेज सिर्फ 20 मार्क्स का ही है और जो 80 मार्क्स है वो तो हमने ज़्यादा पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। और गाइडेंस कहाँ पे मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन जिस स्कूल में आप जाते हो उस स्कूल में आपके जो मैथ्स के टीचर होते हैं या फिर कोई भी और टीचर होते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो वो आपको, या फिर कोई कई सारे स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटर होता है जो NTSC के स्टूडेंट को असिस्ट करता है, ठीक है। तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ओके। तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चाहे तो आप लगा सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज के लिए
स्टेट बोर्ड के बुक्स आपको रेफ़र करने हैं और सेकंड स्टेज के लिए एनसीईआरटी की बुक रेफ़र करने हैं। ओके। हाँ, और एक आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि ये रीजनिंग एंड एप्टी में मैंने बुक्स तो बता दिया आपको कि आर एस अग्रवाल का तो नाम ही बताया था, लेकिन बाकी जो अरिहंत और मैग्रावेल की या फिर बाकी कोई भी बुक्स, ठीक है, ये 2 ही बुक मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, इससे भी अच्छा अगर कोई बुक आपको लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही बुक करना, ठीक है, कोई भी एक बुक पिक करना और उसे ही रिपीट आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो कोई भी एक बुक करके उसे रिपीट करना, आर एस अग्रवाल की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो और बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर रीजनिंग एंड एप्टी में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ब्लड रिलेशंस क्या होता है, डाइस क्या होता है, ठीक है, या फिर सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम कैसे होते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए हम 1-2 दिन में अगर डेडिकेटेड वीडियो बना सके तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन पे रीजनिंग एंड एप्टी के। ओके। तो कोई सवाल होगा तो आप कमेंट तो कर ही देंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आ गया होगा एनटीएससी के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जो इससे पहले का वीडियो अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।